नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कंपटीशन क्लासेस में। साथियों, आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। साथियों, इस लेक्चर के प्रथम भाग में हमने जाना था कि राजकोषीय व्यवस्था यानी कि फिजिकल सिस्टम क्या है एवं इसका बजट से क्या संबंध है। दूसरे टॉपिक के रूप में हमने जाना था कि सरकार की प्राप्तियां यानी कि रिसीट और व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर कितने प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। तो हमने जाना था कि सरकार की प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं, पहली राजस्व प्राप्ति और दूसरी पूंजी प्राप्ति। इसी प्रकार हमने जाना था कि सरकार के व्यय दो प्रकार के होते हैं, प्रथम राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरे पूंजी व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। साथियों, यदि आपने इस लेक्चर के प्रथम भाग को नहीं देखा है तो आप पहले इस लेक्चर के प्रथम भाग को देखिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। तत्पश्चात आप इस लेक्चर के द्वितीय भाग को देखें, तभी आपको जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। तो आज इस लेक्चर के द्वितीय भाग में हम जानेंगे कि राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट किसे कहते हैं एवं इसको कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं। इसी भाग में नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम जानेंगे कि राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या है एवं प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इनकी गणना कैसे की जाती है, इसको विस्तारपूर्वक जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में इसी भाग में हम जानेंगे कि प्रभावी राजस्व घाटा यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट किसे कहते हैं एवं इसकी गणना कैसे की जाती है। साथियों, यदि आप इस लेक्चर के दोनों भाग को देख लेते हैं तो आप पाएंगे कि जो इस टॉपिक से यानी कि भारतीय राजकोषीय व्यवस्था से जो भी क्वेश्चन बैक ईयर्स एग्जाम में आए हैं उनको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे एवं इन फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम होने वाली हैं उनमें भी यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के रूप में जानते हैं कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं, यह क्या होता है, कैसे काउंट किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? कुल प्राप्तियों में से जब कुल व्यय को घटा दिया जाता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी कि राजकोषीय घाटा सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के अंतर के बराबर होता है। कैसे राजकोषीय घाटा कैसे निकालेंगे? कुल प्राप्तियों में कौन कौन सी? राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजी प्राप्ति माइनस कुल व्यय में कौन कौन से? राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। यानी कि कुल प्राप्तियां और कुल प्राप्तियों में से जब कुल व्यय घटा दिया जाता है उसके पश्चात जो हमारा निकल के आता है वो होता है राजकोषीय घाटा। आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। माना सरकार की कुल प्राप्तियां 100 करोड़ हैं या 100 रुपये मान लेते हैं। कुल व्यय सरकार का कितना है? सरकार ने एक वित्तीय वर्ष में कुल कितना व्यय किया? 120 करोड़। तो राजकोषीय घाटा कितना हो जाएगा? 20 करोड़ का। अब यह 20 करोड़ खर्च किए होंगे। जैसे इनकम तो हमारी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति मान लेते हैं, एक कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम 100 रुपया है और वो 120 तो तभी खर्च कर पाएगा जब वो 20 रुपये खर्च कर पाएगा। 20 रुपये जब कहीं से वो ऋण ले। तो इसी प्रकार की कुल प्राप्तियां 100 रुपये हैं, 120 इसने जब खर्च किए होंगे जब इसने 20 रुपये का सरकार ने किसी संस्था से ऋण लिया होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लें कि लिए गए ऋण को राजकोषीय घाटे की गणना में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? क्योंकि ऋण घाटे के अंतर को दूर करने के लिए ही लिया जाता है। अब जैसे घाटा 20 रुपया था, इस घाटे के अंतर को दूर करने के लिए ही तो ऋण लिया गया, यानी कि 100 रुपये था। ठीक है, और व्यय 120 तभी कर पाएंगे जब 20 रुपये का लोन लिया जाएगा यानी कि ऋण लिया जाएगा। अतः राजस्व घाटा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है। यानी कि सरकार द्वारा
उस वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में जो ऋण लिया गया होता है उसी के बराबर राजकोषीय घाटा होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके उपरांत जब हम बैक ईयर्स के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि ये बात पूछी जाएगी कि जो सरकार द्वारा लिया गया ऋण किसके बराबर होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, राजस्व घाटे के बराबर, राजकोषीय घाटे, प्रभावी राजस्व घाटे के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सही आंसर फाइंड आउट करना रहेगा। तो ये फैक्ट आप याद कर लें कि जो सरकार का राजस्व घाटा है वो उस वर्ष सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है। तो अब राजकोषीय घाटे को परसेंटेज में कैसे काउंट करेंगे? तो परसेंटेज में सिंपली राजकोषीय घाटा जितना भी हुआ, जितने करोड़ का, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कुल जीडीपी से, जो भी उस कंट्री की जीडीपी है उससे डिवाइड कर देंगे तो राजकोषीय घाटा आ जाएगा। राजकोषीय घाटे को कम करने के उपाय क्या हो सकते हैं? पहला उपाय, प्राप्तियों को बढ़ाकर एवं व्यय को कम करके। जो सरकार की प्राप्तियां यानी कि इनकम है उसको बढ़ा दिया जाए और व्यय को कम कर दिया जाए या मैनेज कर लिया जाए तो क्या होगा? राजकोषीय घाटा कम होगा। अब जैसे कोई ए व्यक्ति है, उसकी 100 रुपये आय है और व्यय जो है वो 120 है, तो इसमें जो ऋण उसने लिया वो 20 रुपये लिया ऋण। अब ऋण की मात्रा को कम करने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि वो अपना क्या करे, इनकम जो है, आय है, उसमें वृद्धि कर दे, ऋण ऑटोमेटिक उसे कम लेना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पे भी है कि प्राप्तियों को बढ़ा दिया जाए और व्यय को कम कर दिया जाए। और जीडीपी में वृद्धि होने से राजकोषीय घाटे में कमी आएगी। अब यही है, जीडीपी क्या है? सरकार की आय है एक तरीके से। ठीक है, जैसे एक की आय 100 रुपये, जब ये अपनी आय में वृद्धि कर देगा, सपोज दैट 150 हो जाएगा, तो राजकोषीय जो घाटा है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा राजकोषीय घाटा। अब जानते हैं राजस्व घाटा किसे कहते हैं। राजस्व घाटा किसे कहते हैं? राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के अंतर के बराबर होता है राजस्व घाटा। यानी कि राजस्व घाटा को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें राजस्व प्राप्तियां और उसमें से राजस्व व्यय को घटा देना पड़ेगा, तो फाइंड आउट हो जाएगा राजस्व घाटा। अब राजस्व प्राप्तियों के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं, यानी कि ऐसी प्राप्तियां, ऐसी आय जो सरकार को वापस क्या करें, ना करनी पड़े। जैसे कर से प्राप्त आय, वसूली जुर्माने की, या सरकार ने किसी अपनी भूमि को लीज बाद प्राप्त जो उसका रेंट है, ठीक है, तो वो हमारी सब काउंट होंगी राजस्व प्राप्तियां। तो उन प्राप्तियों में राजस्व व्यय को यदि घटा दिया जाए, जैसे कल्याणकारी योजनाओं पे हो गई, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, इन सभी को घटा दिया जाए तो राजस्व घाटा हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है, वो आप याद रखेंगे, या मतलब एक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यदि राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे में चुनना पड़े तो बेहतर कौन सा है? बेहतर मतलब अगर कोई जैसे हानि ही होनी है तो दोनों हानियों में जो चूज करनी पड़े वो हानि कौन सी बेहतर है? तो राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटों में यदि चूज ही करना पड़े, चुनना ही पड़े, तो हमारा राजकोषीय घाटा होना ज़्यादा ठीक है या ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि राजस्व घाटा होने का मतलब है कि सरकार अपने उपभोग में ही सक्षम नहीं है। क्योंकि जो राजस्व घाटा होता है वो कैसे प्राप्त होता है? राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से। और राजस्व प्राप्तियां क्या है? कर। और व्यय क्या है? कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, व्यय। यानी कि जब सरकार के पास उपभोग करने के लिए धन नहीं होगा तो क्या होगी? पूरी शासकीय व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे की तुलना की जाए तो राजकोषीय घाटा होना बेहतर होता है राजस्व घाटे की अपेक्षा। अब नेक्स्ट टॉपिक के रूप में जानते हैं प्राथमिक घाटा क्या होता है। तो प्राथमिक घाटा को कैसे फाइंड आउट करते हैं? राजकोषीय घाटा, ठीक है, राजकोषीय घाटे के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय, यानी कि कुल प्राप्तियां कौन सी? राजस्व प्राप्तियां और पूंजी प्राप्तियां, इनमें से क्या घटा देंगे? कुल व्यय, यानी कि राजस्व व्यय और पूंजी व्यय, तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा राजकोषीय घाटा। अब प्राथमिक घाटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? राजकोषीय घाटे में से उस
वित्तीय वर्ष के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान। यानी कि सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे आपको ये लगाना है कि जो राजकोषीय घाटा होता है वो क्या होता है कि सरकार द्वारा उस वर्ष लिए गए ऋण के बराबर होता है, और ऋण पर जो ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज के भुगतान को यदि उसमें ऋण में से माइनस कर दिया जाए तो हमारा सीधा प्राथमिक घाटा निकल आएगा। यानी एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, उदाहरण के रूप में माना राजकोषीय घाटा 20 रुपये था, यहाँ भी 20 रुपये ही आया था, हमने फाइंड आउट किया था, उदाहरण के रूप में 20 रुपये आया था। तो राजकोषीय घाटा 20 रुपये है माना क्या, और ये 20 रुपये है क्या, सरकार द्वारा लिया गया ऋण। लिया गया ऋण है, क्योंकि ये बात हमने राजस्व घाटे में आपको बताई थी, राजकोषीय घाटे में बताई थी कि राजस्व घाटा सरकार द्वारा लिए गए, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, राजस्व घाटे की जगह पर राजकोषीय घाटा होगा, ये राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा लिए गए ऋण के बराबर होता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा जो उस वित्तीय वर्ष में लिया गया ऋण कितना होगा, राजकोषीय घाटे के बराबर, यानी 20 रुपया। और इस 20 रुपया पे सरकार को कितना ब्याज देना पड़ेगा, 8 रुपया। और इन 8 रुपये को जब सरकार द्वारा लिए गए ऋण में से ब्याज को घटा दें तो जो फाइंड आउट होके आएगा वो हमारा होगा प्राथमिक घाटा, यानी 12 रुपये। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब समझते हैं प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। ये थोड़ा सा आपका सेंसिटिव टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। आसानी से समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, आप भी थोड़ा सा ध्यान लगा के यदि चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो मेरा वादा है कि आपको इससे बेहतर दूसरी जगह समझ में नहीं आ सकता, गारंटी के साथ। तो जानते हैं प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। पहले इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। प्रभावी राजस्व घाटे को 13वें वित्त आयोग ने शुरू करने की रिकमेंडेशन की थी, यानी कि जो 13वां वित्त आयोग था उसने इसे शुरू करने की संस्तुति की थी, एवं 14वें वित्त आयोग ने इसे समाप्त करने की संस्तुति की थी। लेकिन वर्तमान में क्या है कि यह अभी भी निरंतर चल रही है प्रक्रिया प्रभावी राजस्व घाटे के काउंट करने की। अब इसकी गणना कैसे करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति मान लिया 100 रुपये या 100 करोड़ है, कुल राजस्व व्यय 90 रुपये है मान लिया हमने। ठीक है, राजस्व घाटा कितना हो गया 10 रुपये। क्योंकि हमें ये जानकारी है कि राजस्व घाटा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि राजस्व घाटा कैसे फाइंड आउट करते हैं कि राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा राजस्व घाटा फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ सिंपल लॉजिक लगा के हमने राजस्व घाटा फाइंड आउट कर लिया, 10 रुपये आया हमारा राजस्व घाटा। अब जो ये कुल राजस्व व्यय कितना रुपये है, 90 रुपये। अब राजस्व व्यय में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड मैं करा देता हूँ, जिससे कि ये समझने में आसानी रहे। राजस्व व्यय में हमने उदाहरण के रूप में देखा था रक्षा व्यय, कल्याणकारी योजनाओं हेतु किया गया व्यय, राज्यों को दिया गया अनुदान, सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्ते, कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशासन में व्यय, निर्मित संपत्तियों के रख रखाव का खर्च, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा में होने वाला व्यय। यानी कि सरकार द्वारा किए गए व्यय जो कैपिटल फॉर्मेशन के उद्देश्य से ना किए जाएं, यानी कि जिसमें इनकम जनरेट ना हो, वो हमारे हो गए राजस्व व्यय है। अब आते हैं प्रभावी राजस्व घाटे के ऊपर। तो इसमें जो एक टॉपिक आपने देखा था वो था केंद्र द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान। सरकार के व्यय के एक अंश अनुदान पर भी खर्च होता है। जो अनुदान होगा वो केंद्र के लिए क्या होगा, राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय में आता है, यानी कि जो सरकार राज्य को रुपए देगी, राज्य उसे वापस तो करेगा नहीं, तो केंद्र के लिए क्या हो गया, राजस्व व्यय। और जो राज्य ने जो पैसा केंद्र से प्राप्त किया वो राज्य जो है केंद्र को वापस नहीं करेगा, केंद्र को वापस नहीं करेगा, तो ये इसके लिए क्या हो गया, राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तो ये जो 90 रुपये हैं, माना इन 90 रुपयों में से 10 रुपये केंद्र ने राज्यों को अनुदान के रूप में दिए।
ठीक है, 90 रुपये में से 10 रुपये केंद्र ने राज्यों को अनुदान के रूप में दिए, और जो 10 रुपये केंद्र ने राज्य को अनुदान के रूप में दिए, उन 10 रुपयों में से राज्य सरकार ने 6 रुपये, तो वह हिस्सा जो राज्यों द्वारा पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया गया, राजस्व घाटे में घटाने के पश्चात प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा कितना हो जाएगा। अब यहाँ हमने देखा था कि जो सरकार की कुल प्राप्तियाँ थी 100 रुपये, कुल राजस्व व्यय 90 रुपये था, राजस्व घाटा कितना आया था 10 रुपये, क्योंकि हमने सिंपल लॉजिक लगा के 100 में से 90 यानी कि राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय घटा दिया, तो राजस्व घाटा कितना आया 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये आया था, और जो 90 रुपये थे, अब इसका मैंने पूरा लॉजिक आपको बता दिया। राजस्व घाटा कितना था 10। अब कैपिटल फॉर्मेशन के लिए राज्यों ने कितना खर्च किया 4 रुपया, तो 4 रुपये को जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा यानी 6 रुपया। तो आई होप दैट आज की क्लास में आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका विधिवत सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में और अच्छे से समझा देंगे। साथियों, आज के लेक्चर का समापन कबीरदास के एक दोहे के द्वारा करते हैं। कबीरदास जी का जो दोहा है, तिनका कभू न निंदिए जो पावंतर होए, कभू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति को छोटा या ओछा नहीं समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की इस संसार में अपनी जगह है, अपनी महत्वता है, या किसी भी कार्य को छोटा मत समझें। कोई भी छोटा व्यक्ति है, और जब आपको उसके सपोर्ट की आवश्यकता होती है तब आपको उसकी महत्वता समझ में आती है। तो इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को ओछा मत समझो, नीचा मत समझो। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी महत्वता है, अपनी गरिमा है। तो साथियों, इस लेक्चर में जितने भी टॉपिक्स पे चर्चा की गई, आशा करता हूँ आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इस लेक्चर में आपको कुछ नई जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। यदि आपको इस लेक्चर से कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ आपने सीखा है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमको भी प्रोत्साहन मिले और अच्छा कंटेंट तैयार करने के लिए और अच्छे से समझाने के लिए। अतः आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।